सो वेलकम बैक वॉरियर्स। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। कहाँ पर? अपनी पढ़ाई में, क्योंकि और सब करने के लिए तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। सो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड इमेज, रियल एंड वर्चुअल। इन सारे टॉपिक्स को आज 30 मिनट्स में हम कवर करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा। और हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है आप लोग को समझाने के लिए कि क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है और सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स गो, 1 2 3 चलते हैं वीडियो। सो आज हमारा पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत तरीके से पढ़ा ही होगा, बट आज हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू देखेंगे कि कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, क्या होती है नॉर्मल रे, क्या होती है इंसिडेंट रे, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चेंज कैसे होता है। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल मेथड से। आप लोग देख सकते होंगे, ये जो रे जा रही है इस रे को हम क्या कहते हैं? इस रे को कहेंगे अगर इंसिडेंट रे, और इसी पर हम मिडिल ऑफ द इस रे के अगर एक मिरर प्लेस कर देते हैं तो ये जो आप रे देख सकते हो, ये रे जो जा रही है इस रे को क्या कहते हैं? हम इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो रे होती है उस रे को कहते हैं नॉर्मल रे। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक बार लाइट ऑन करके आपको दिखाते हैं। सो बेटा, अगर ये देख सकते हो आप, तो ये जो रे आ रही है, ये रे जो आ रही है इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ही हम मिरर इस जगह पे रखते हैं, एक रे हमारी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। तो अगर आप कहें कि नॉर्मल रे चेंज हो सकती है, यस, हमेशा नॉर्मल रे यही नहीं होगी। अगर आप ध्यान से पढ़े तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखा गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अगर हम लाइट बंद करके आपको दिखाना चाहें तो एक बार लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं कैसे चेंज। देखिए, आप जानते हैं ये इंसिडेंस रे है, जैसे ही मैंने मिरर प्लेस किया एक रिफ्लेक्टेड रे बन गई जो आपको क्लियरली वीडियो में दिख रही होगी। अगर आप ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगी वो यहां पर होगी बीच में, लेकिन जैसे ही मैंने मिरर टिल्ट किया अब नॉर्मल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मल यहां पर हो जाएगी। जैसे चेंज करेंगे नॉर्मल यहां पे हो जाएगी। तो जैसे 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 मिरर को हम मिरर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे या मिरर की डायरेक्शन को इधर उधर करेंगे, या फिर इंसिडेंस रे को, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाना चाहूं तो अगर आपको इंसिडेंट ऐसे है तो इस तरीके दिख रहा है आपको, ठीक। अगर मैं इंसिडेंट को ऐसे कर दूं तो इस तरह दिखेगा। अब देखना, क्या मैं इंसिडेंट को इस तरीके कर दूं तो जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं सरफेस को चेंज करूंगा तब भी रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि सरफेस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, किस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रहा है, उस पॉइंट पे नॉर्मल डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल रे, सो वॉरियर्स, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि कैसे एक नॉर्मल रे को चेंज किया जा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इमेजिन करके रखा होगा कि हमेशा जो नॉर्मल रे होती है वो ऐसे सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल सही बात है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, बट ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट यहां होगा और नॉर्मल यहां होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सरफेस को ले लूं ऐसे, ठीक, और लाइट इंसिडेंट यहां पर हो रही है, तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमेशा पहली चीज तो याद रखिएगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। उसको सरफेस से मतलब नहीं होता कि सरफेस आपका स्मूथ है या सरफेस आपका रफ है। वेदर द सरफेस इज स्मूथ और रफ, दोनों पर ये रूल फॉलो होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो किसी भी सरफेस से फॉलो हो सकता है। क्लियरली आप यहां देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर पर उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और उस इंसिडेंस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे कहते हैं नॉर्मल रे, और उससे जितने एंगल पर इंसिडेंस आई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइन को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और यही हमारा है लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 क्या बताता है? दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of reflection। सो पहला लॉ हमने पढ़ा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो आप ये पूछेंगे कि सर सेकंड रूल क्या है? बिल्कुल बात सही है, आपका लॉ जो सेकंड है लॉ नंबर 2, उस लॉ में ये बताया गया है, क्लियरली आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये आपका मिरर है, ये आपका इंसिडेंट है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये सारे एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal ray lie on a same plane और इस पॉइंट पर, सिमिलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए पॉइंट भी कह सकते हैं। बट यहां अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये सेम पॉइंट पर नहीं है, तो यहां पर इस पॉइंट पर हम कहेंगे सेम प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? अगर आप पेपर को इमेजिन करिए तो उसी पेपर से अगर कोई जाएगा तो उसी पेपर से वापस आएगा, कोई भी पेपर पे जाकर पेपर के बाहर नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहां पे गिर रही है तो लाइट कभी इसके बाहर नहीं आ जा सकती, लाइट यहां पे गिरेगी तो इसी प्लेन से वापस जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कट करेंगे तो तीनों के तीनों रे हमें वहां पर मिलेगी। तो ये आपके थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ आपका था कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सब एक प्लेन में ही लाई करते हैं। तो यहां पर यूनिक चीज क्या हमने पढ़ी? यूनिक चीज ये थी कि हमेशा याद रखिएगा कि ये जो दोनों लॉ हैं ये यूनिवर्सल लॉ हैं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है, इन दोनों सरफेस पर हम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको मैं वो दिखाता हूं किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रफ सरफेस है। अगर आपसे यहां कोई कहे क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, तो आप बेझिझक आंसर देंगे यस, इट इज बिकॉज, आप क्या कहेंगे? इट इज बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर यूनिवर्सल इन नेचर, आर यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होता है बेटा, डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सरफेस है, किस सरफेस की बात हो रही है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले लॉ में लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तब आएगा कब? वो तब आएगा जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अगर दूसरा रूल आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ें तो वहां पे लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो ये है, और इस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करके ये ड्रॉ करें तो ये होता है इसका नॉर्मल रे, और जहां देख सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। सेम दूसरे सरफेस के लिए देखें तो यहां पर जो टेंजेंट आएगा वो ऐसे आएगा और बीच में ऐसे ड्रॉ होगा। तीसरे सरफेस के लिए बात करें तो टेंजेंट ऐसे आएगा और यहां पर ड्रॉ होगा इसका नॉर्मल। तो यहां पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा चाहे सरफेस कैसा भी हो, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इमेज। तो अगर बात कर रहे हैं इमेज की, तो इमेज होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, हमारी ही रिफ्लेक्शन को इमेज कहते हैं, तो आप लोग को पता है। लेकिन मुद्दा यह है इमेज बनता कैसे है और कब बनता है,
कहां पर बनता है, किस पोजीशन पर बनता है और किस जगह हम ये कह सकते हैं कि यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहले इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पर होता है, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि इतने टाइप की इमेज होती है। तो अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो क्योंकि अभी हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को नहीं पढ़ा है तो उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम प्लेन मिरर की मदद से ये समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कहां पर है। अब इमेज फॉर्मेशन कहां पर होता है, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, सपोज करिए कि ये एक ट्री है, सामने एक प्लेन मिरर रखा है, आप इस ट्री को देखना चाह रहे हैं तो इस ट्री से कुछ रेज निकलेंगे ऐसे, जो रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पर ऐसे जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे ये रेज रिफ्लेक्ट होके आपके आईज के पास जा रही हैं वैसे वैसे यहां पर इसका एक दूर जाकर यहां पर सेम डिस्टेंस पर यहां से एक इमेज बनेगी, किसकी, इस ट्री की सेम एज एक इमेज बनेगी। बट क्या एक्चुअल में यहां पर प्लांट था, नहीं था। जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेस, देखो एक्चुअली में इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज, आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब जहां पर ये रिफ्लेक्टिंग रेस जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज के बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड at the point of intersection of two reflecting इमेज क्या होता है, जहां पर दो रिफ्लेक्टिंग, फॉर एग्जांपल एक यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो इस जिस पॉइंट पर ये जाकर मिल जाएंगे उसी पॉइंट को कहेंगे यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो रिफ्लेक्टिंग रेज जहां पर जाकर मिलती हैं उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब बेटा, इमेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब इमेज कौन कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए अगर आपको अपने दोस्त से मिलना है तो आपने क्या किया, अगर आपका दोस्त का घर बगल है, आप गए, उसको बुलाए और उससे मिलके चले आए, ये आप एक्चुअल में मीटिंग किए। बट सपोज करिए कि आप यहां पर हैं, आप दिल्ली में हैं और आपका दोस्त लखनऊ में बैठा हुआ है, तो आपको उससे मिलना है तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से उसके पास व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉलिंग करेंगे और वहां पर आप दोनों मिलेंगे। क्या आप मिले, हाँ मिले, बट क्या आप सच्चाई में मिले, नहीं, आप वर्चुअली मिले। तो यही होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क। रियल इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगता है कि अभी यहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी बट एक्चुअल में करती नहीं है, तो वहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला डिफरेंस हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में यही है कि रियल इमेज इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू reflecting rays actually intersect each other। बट अगर वही वर्चुअल इमेज में कहें, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू reflecting rays appear to intersect each other। चलिए
एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़ा, बट तब भी चलिए हम समझाने का ट्राई करते हैं उसके थ्रू। ये एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक। अब इस कॉनकेव मिरर में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां रखी, तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी ऐसे और वो ऐसे आएगी। अभी हम फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल रियल और वर्चुअल समझा रहे हैं। और एक इमेज ऐसे उठी, ऐसे। क्या यहां पर एक्चुअल में रियल इमेज मिली? हाँ, एक्चुअल मिली। तो इस इमेज को क्या कहेंगे? इस इमेज को हम कह देंगे रियल इमेज। बट अगर सेम कंडीशन पे देखा जाए, ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट यहां पर है, पास हुआ, ऐसे पास हुआ, और या यहां पर मिल सकती है, नहीं नहीं बढ़ाते चले जाओ यहां तक, लेकिन मिलेगी नहीं। बट इसको हल्का सा बढ़ा दिया जाए तो यहां पर मिल जाएगी। बट क्या यहां पे एक्चुअली मिल रही है? ना, इसको बढ़ाया गया तब मिल रही। एक्चुअली तो इधर मिलेगी ना, और इधर कभी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। जब दो लाइट रेज ऐसा लगे कि यहां पर रिफ्लेक्ट, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, बट वहां इंटरसेक्ट एक्चुअल में होता नहीं। ठीक, अब चलते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कुछ और डिफरेंस के बारे में बात करी जाए तो रियल इमेज हमेशा इमेज जो होती है वो मिरर के सामने बनती है, बट जो वर्चुअल इमेज होती है वो जो यहां मिरर होता है मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेज की बात करें तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनता है मिरर में, और वर्चुअल इमेज की बात करें तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उस साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड तुम्हारा इमेज बनता है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट पे बात करें तो इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, बट इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो काफी सारे न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जहां पे कहा जाता है कि हमने क्या लिया, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ली जिसका इमेज स्क्रीन पर यहां पे मिला। अब अगर स्क्रीन की बात कर दिया उसने तो स्क्रीन का मतलब क्या हो गया? रियल इमेज की बात कर रहा है। और अगर स्क्रीन पे हमें उस कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। अगला टॉपिक हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो प्लेन मिरर क्या होता है इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्लेन मिरर इट इज अ फ्लैट और प्लेन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। प्लेन मिरर एक प्लेन फ्लैट हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। अब बेटा क्या होता है, कभी कभी भी हाईली पॉलिश्ड नाम के चक्कर में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। हमको लगता है हाईली पॉलिश्ड क्या है, आपने मिरर देखा होगा, मिरर ऐसे होता है, ठीक, इस साइड लेयरिंग होती है और इस सरफेस को हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। हमेशा याद रखिएगा ये वाली सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, कभी कभी बच्चे ये वाली सरफेस को पॉलिश सरफेस मानते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस नहीं होती। सामने वाली सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। अगली बार बात करें तो अब अगला पॉइंट बात करें तो जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम मिरर। अगर मिरर से बात करी जाए तो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल होती है। एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे। सपोज करिए कि ये एक मिरर है, ठीक, ठीक, यहां पर इससे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर दूर पर 10 सेंटीमीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितनी दूर बनेगी? यहां से 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से जो डिस्टेंस होती है इसकी और यहां से जो डिस्टेंस होती है इसकी, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में आया इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर लाते हैं किसकी तरफ? मिरर की तरफ, तो अब नया वाला जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको? 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट भी कहां बनेगा?
8 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन ये आता है ना बेटा कि अगर हम 2 सेंटीमीटर इमेज को मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, तो ये बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले 10 और 10 20 था, अब 2 मूव करेंगे तो हमारा 18 बचेगा, बट ऐसा होता नहीं। 2 ये मूव करेगा तो 2 ये भी तो पास आएगा, तो अब जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगी वो 16 मीटर आएगी। अब अगर आगे बात करी जाए तो आगे अगर प्लेन मिरर के बारे में और डिस्कशन हम करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो इमेज की साइज होती है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। मतलब जो इमेज की साइज होती है वही ऑब्जेक्ट की साइज होती है। और अगर हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो वन ऑफ द फेमस पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, लेटरल इन्वर्जन। तो आपने पूछा सर ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन नाम की चीज क्या है। तो बेटा लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं होता। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हमने वीडियो में कौन सा हैंड उठाया, आपको लग रहा होगा कि मैंने लेफ्ट हैंड उठाया है, लेकिन मैंने कौन सा हैंड उठाया है, राइट हैंड। तो वही चीज है कि अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट रहें और हम एज एन इमेज रहें तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डायरेक्शन में चेंज ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए जब हम आप लेफ्ट, देखो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप इमेज की जगह, जैसे मैं देखूंगा आपको तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने अपना लेफ्ट उठाया है, और आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने अपना लेफ्ट उठाया है। तो आप देख कहां से रहे हैं इस पे डिपेंड करता है लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना। लेटरल इन्वर्जन मतलब होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इन दिस left side of object is right side of image, is right side of image and vice versa। मीन्स आपका लेफ्ट साइड मेरा राइट साइड है और आपका राइट साइड मेरा लेफ्ट साइड है। अगर मैं अपना राइट हैंड ऊपर करता हूं तो आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, और जब मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगा तो आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे। तो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड हो जाए और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते भी होंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, दैट इज एम्बुलेंस। जब भी हम एम्बुलेंस, देखो एक काम करते हैं, मैं एक एम्बुलेंस की अपोजिट पिक्चर लाके दिखाता हूं आपको मिरर में, और आप ये देखिएगा कि वो आपको एज सिंगल दिखाई पड़ेगी, आपको सही दिखाई पड़ेगी, लेकिन मैं उसकी अपोजिट मिरर लेके खड़ा रहूंगा। आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस इमेज में एम्बुलेंस ये उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम मिरर प्लेस करते हैं, आप मिरर में ध्यान से देखिएगा, तो मिरर में ध्यान से देखेंगे तो इमेज जो बन रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस क्लियरली सही दिख रहा है। बट अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें इमेज जो है वो अपोजिट उल्टा लिखा है और यहां पर सीधा। तो वही इसी फेनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लेन मिरर में 3 चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है इसका मैग्निफिकेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैग्निफिकेशन क्या है, तो बेटा थोड़ा सा वेट करो, अगले वीडियो में आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि मैग्निफिकेशन नाम की चीज क्या होती है। मैग्निफिकेशन इसकी क्या होती है, हमेशा +1। +1 का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होता है। और जब भी प्लस आ जाती है, तो अभी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इमेज 2 टाइप की होती हैं, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। तो अगर हम यहां बात करें इमेज की, तो इमेज का जो नेचर होता है बेटा, इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और जो भी इमेज वर्चुअल होती, मींस जो भी इमेज वर्चुअल बनेगी उसको कभी भी आप स्क्रीन पर नहीं फॉर्म कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन।
सो आगे जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और जिसमें ऐसा कहा जाएगा कि इमेज को हमने स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया, तो वहां पर किस इमेज की बात हो रही होगी? रियल इमेज की बात हो रही होगी। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो और लास्ट पॉइंट अगर बात करें, सो लास्ट पॉइंट प्लेन मिरर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो होता है इन्फिनिटी। आगे चल के प्रूव भी करेंगे कि इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी कैसे होता है। जब हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इन्फिनिटी क्यों होता है। तो आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। प्लेन मिरर का अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो प्लेन मिरर का 4 यूज है। 4 यूज ही नहीं है, हम मेजरली 4 यूज बता रहे हैं। प्लेन मिरर के यूज तो कई सारे हैं, बट उनमें से 4 हैं। एक लुकिंग मिरर जो आप डेली लाइफ में अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या करते हैं, हमें जहां कुकिंग एरिया होते हैं वहीं पे सेट ऐसा प्लेन मिरर को सेट कर देते हैं कि सनलाइट सारी रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली, अगर सपोज करें ये कुकिंग एरिया है, यहां पे हमें कुछ कुक करना है, तो यहां पर सारे के सारे जो प्लेन मिरर होंगे इस तरीके सेट होंगे कि यहां पे जितनी भी सनलाइट आएगी वो टकराकर इसी पर जाएंगी और जिससे कुकिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी रीजंस के लिए कैसे यूज करते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो पहले क्या करते थे, जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे तो स्टोर्स में हम एक कॉर्नर पे प्लेन मिरर लगा देते थे, एक कॉर्नर पे। तो हम यहां पर जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करके वहां पर बैठा हुआ मैनेजर उसको देख सकता था। आगे वाली बात करें तो सैलून्स में तो आप लोग जाते हो हेयर कट कराने, सलमान खान बनने, तो उसमें भी वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा प्लेन मिरर का यूज करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हुआ हो तो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमको बताइए कि हम आगे आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। थैंक